नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सीरीज नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। प्रैक्टिस रीड अब जो दोस्तों शुरुआत कर दी गई है आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर। इस प्रैक्टिस सीरीज में हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रैक्टिस सीरीज है। प्रैक्टिस सीरीज मतलब तैयारी करना है, जितना अभी तक हमने तैयारी की है सारे क्वेश्चन मिलेंगे पूरी। अब अंतिम प्रहार कहते हैं ना, अंतिम प्रहार करना चाहिए, तो वैसे ही ऐसे तैयारी करना है। तो प्रैक्टिस सीरीज आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। बात करेंगे पहले प्रश्न की कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी होते हैं? तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, जिनको भैया इन्वायरमेंट में 28 प्लस की तैयारी करना है तो प्रैक्टिस सीरीज जरूर ज्वाइन करें। तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो सभी जानते हैं सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वह मांसाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय परितंत्र तंत्र में खाद्य श्रृंखला की जीवधारियों का क्रम घास पहले होगा, फिर टिड्डा, फिर टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प के बाद गिद्ध उत्पादक। उत्पादक प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, मांसाहारी उपभोक्ता, उपभोक्ता उपभोक्ता। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक कौन कहता है? घास कहलाता है, द्वितीयक टिड्डा कहलाता है, तृतीयक मेढक मांसाहारी शुरू हो जाता है। सर्प जो सही लो, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सर्प सभी जानते हैं उपभोक्ता कहला जाएगा। ये सारे उपभोक्ताएं कहला जाएंगे। तो ध्यान भी ये देना है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रश्न तीसरा माना है, यानी कि जीवाणु को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीवाणु को माना है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ही है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो देखिए अजैविक घटक नहीं है मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मतलब एक इनमें से जैविक घटक है, वो जैविक घटक आपको चूज करना है। तो सभी लोग जानते हैं प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये अजैविक घटक है। लेकिन जो कवक दिया गया है, कवक यह जैविक घटक की श्रेणी में आता है। कवक क्या है? जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं कहलाएगा, जैविक घटक कहलाएगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक होता है जो प्रायः उत्पादक या प्रोड्यूसर तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। तो देखिए कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो गया। अकार्बनिक पदार्थ कौन हो गए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर हो गया। तीसरा प्रश्न है एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके उत्तर जरूर बताएंगे। तो एक मार्ग का जो संबंध होता है दोस्तों गुणवत्ता से होता है। एक मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है, और एग मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ एक प्रमाण चिन्ह होता है कि यह जो खाद्य पदार्थ है हमारे लिए उपयुक्त है, सही खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो जो एग मार्क होता है किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और इस मार्क को मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती कि बार बार से बताना पड़े, चिल्लाना पड़े कि हमारा उत्पाद जो है अच्छा है, बेस्ट है। वो अगर एक मार्क लगा होगा
तो वो फिर क्या हो जाता है, अपने आप से भारत सरकार खाद्य मंत्रालय द्वारा अप्रूव किया कर जाता है। और क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकता है, जो हम खरीदने वाले होते हैं। चौथा प्रश्न है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहलाता है एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या आरएनए की बात करेंगे। तो परिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को जो मुख्य स्रोत होता है वह सभी लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के परिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है और यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। अतः इसे परिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। तो परिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को कहते हैं, यह सूर्य की ऊर्जा को कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाली प्रकाश से सौर ऊर्जा ही अंतिम स्रोत होता है। पांचवा प्रश्न है, भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होगा? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो सभी लोग जानते हैं, हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? सूर्य की बात करेंगे। भू परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है। तो सूर्य कैसा स्रोत है आपका? एक अपरिमित स्रोत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, जो वातावरण में फोटान, जिससे छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं जिन्हें फोटान कहते हैं, उनके रूप में विकिरण ऊर्जा संचार करता है। और संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे में होता है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। तो पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहन किसको माना जाता है? तो सौर ऊर्जा को माना जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन को डिटेल के साथ लाते हैं, ताकि आप लोग इस प्रैक्टिस सीरीज को अच्छे तरीके से समझ पाएं, हर एक क्वेश्चन हर एक कड़ी को समझ पाएं। छठवां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। वीडियो को लाइक सपोर्ट करें, लाइक करने से होता कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले क्लासेज और बेहतरीन होने वाले आने वाले क्लासेज के लिए आप लोग तैयार हैं। छठवां प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या अपघटनकर्ता होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं? सभी लोग जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, उत्पादक नहीं होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और उत्पादक हमेशा हरे पौधे, ये भी ध्यान देना है, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे जो है किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? तो क्लोरोफिल की सहायता से। और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसे मृतोपजीवी, कवक, जीवाणु। ये कौन है? ये अपघटनकर्ता में आ जाएंगे। ठीक है। सातवां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, क्या है प्रश्न? आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी जान लेते हैं। क्या आप लोगों का फीडबैक मिलता है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है, तो मोर का पोषण तल कहलाएगा प्राथमिक, अंतिम, प्राथमिक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। देखिए, जब भी मोर सांप को खाता है, मोर किसको खा रहा है? सांप को, तो मोर ऊपरी हिस्से में आ गया। सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों के। देखिए, यानी कि प्राथमिक भोक्ता कीड़े हो गए, प्राथमिक उत्पादक पहले पेड़ हुए, इसके बाद पेड़ को कीड़े खाए तो प्राथमिक उपभोक्ता कहला गया। कीड़ों को सांप खाता है, सांप द्वितीयक उपभोक्ता कहला गया। सांप किसको खा रहा है? मोर को। ठीक है, तृतीयक कहला गया। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन खाद्य पिरामिड के है, शीर्ष पर आ जाएगा मोर। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न दिया गया है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए, तो वह परजीवी कहलाता है, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी कहलाता है। तो सभी जानते हैं, कोई भी जीव जब लाभ लेता है, प्रॉफिट लेता है, ठीक है, बिना किसी दूसरे सहजीव को प्रभावित किए प्रॉफिट ले लेता है, तो यह कैसा कहलाता है? तो यह कहलाता है, सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? सहभोजी। कैसा जीव? सहभोजी। सहभागिता या सहभोजी, दोनों सही है। जो दो भिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतर क्रिया होती है, इंटरेक्ट होता है, जिसमें जंतु व एनिमल को तो इस संबंध या रिलेशन का बेनिफिट तो होता है, किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि, लॉस हुए बिना वह बेनिफिट लेता है। उदाहरण जैसे गैस्ट्रोपॉड, कवच में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनोमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शाक से
पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है और वेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है? कि परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवीय घटक, या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र की बात कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इकोसिस्टम की परिभाषा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र कहला जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं या निर्भर रहते हैं, वह प्रथम चरण उपभोक्ता कहला जाएगा, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण या उपभोक्ता कहला जाएगा। तो ऐसे शाकाहारी जंतु जो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहेंगे तो आप डेफिनेटली आप लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, वह प्रथम चरण के उपभोक्ता कहला जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आपका टिड्डे, मेढक, पौधे, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, खाद्य श्रृंखला में जो देखिए सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करे उसे प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक कौन होता है? जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करता हो, जैसे पेड़ पौधे करते हैं। जो जीव इन उत्पादों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। यानी पेड़ पौधे खाने वाले प्रथम उपभोक्ता कहला जाएंगे क्योंकि वो उपभोग कर रहे हैं। जैसे घास परितंत्र में टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता को अपना भोजन प्राप्त करता है उसे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे टिड्डा दिया गया है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मेढक खाता है तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे 10वें प्रश्न की। क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते थे। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम बात करेंगे 11वें नंबर प्रश्न की कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जैविक समुदाय जो होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, शाकाहारी होता है, या दोस्तों डेटियोर होता है? सभी कमेंट करके बताएंगे राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए, जो जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह कौन होता है? वह शाकाहारी होता है। जैविक समुदाय में जो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होगा, देखिए उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी होता है। अब घटक इस प्रकार होता है कि इस प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होता है। पारिस्थितिक तंत्र प्राथमिक उत्पादक जलीय पारिस्थितिक तंत्र, विभिन्न प्रकार के शैवाल, वन पारिस्थितिक तंत्र, बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शाकीय पौधे, घास स्थल, विभिन्न प्रकार के घास एवं जंगली छोटे छोटे शाकीय पौधे, फसल स्थल, उपस्थित फसल के पौधे, ये सारे आ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण पूछा जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? तत्वों के चक्रण की बात कर रहे हैं। तो वह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है क्योंकि सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं और जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव रासायनिक चक्र का या पोषक चक्र कहलाते हैं। कौन? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये 4 तत्व याद रखिएगा जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को कहा जाता है। खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला विक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं और इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं बल्कि सभी एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तुंद्रा, शवाना या मरुस्थल की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात की जा रही है? इसमें से सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र कौन हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र या सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जा रहा है। ये भी ध्यान देना, किसकी? उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जा रहा है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार के वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं।
परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए एक आदर्श उत्पन्न हो जाता है। 15वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर दिया गया है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की जो परिभाषा हो जाएगी वह एबायोटिक एवं बायोटिक घटक कहला जाएगा। अगर इसको हम समझें, पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसे हम सभी घटक बायोटिक या एबायोटिक प्रकृति से संतुलित रूप से रहते हैं। 15 प्रश्न कर लिया है। पर्यावरण प्रैक्टिस सीरीज पहले की या प्रैक्टिस सीरीज नंबर फर्स्ट है। 15 प्रश्न कर लिया है, 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं हम केचुआ की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बहुत बार पूछा भी गया है और नॉर्मल सा प्रश्न है, क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, यानी नीचे का उथल पुथल कर देना, नीचे का ऊपर कर देना, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। हाथी, सांप, शेर और बकरी। द्वितीय श्रेणी का, देखिए उपभोक्ता होगा, पहले उत्पादक होता है, और प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता कहलाएगा वह कहलाएगा जो पेड़ पौधों को खाता हो। तो यहाँ पे बकरी और हाथी ये पेड़ पौधों को खाते थे, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। अब बचता द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता, सांप और शेर। अब देखिए सांप और शेर में कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सांप दिया गया है ये सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है, इसलिए सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। और हाथी, बकरी ये तो जो भी हर पौधे खाते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहला जाएंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहला जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन होता है। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए, किसके लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है वह हमारा सिल्वर आयोडाइड कहलाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अनमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। पैरासाइट, डिकपोंजर, स्कवेंजर या ओमनीओर। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, और आने वाले एग्जाम पर भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो अनमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कवेंजर कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्कवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों में होता है, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतु तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करता है, जैसे मक्खी, गिद्ध, ये सारे स्कवेंजर पर आ जाते हैं। 20वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो सभी लोग जानते हैं तालाब जो होता है यह पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कहलाता है, क्योंकि तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र से आशय मतलब यह दोस्तों, तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतु पेड़ पौधों की उपस्थित होती है, इसलिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब माना जाता है। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज फर्स्ट है पर्यावरण एनसीईआरटी के पैटर्न पर। पहली प्रैक्टिस सीरीज में 20 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। अब आप लोगों का फीडबैक ही तय करेगा कि आने वाले प्रश्न कितने होंगे, 20, 25 होंगे, 30 होंगे। जितने सीरीज में चाहिए 20 से लेके 30 प्रश्न भी कर देंगे। जितने प्रश्न अधिक होंगे हर एक सीरीज में, सीरीज जल्दी ही कंप्लीट होगी और आप प्रिपरेशन और बेहतर कर पाएंगे। और दोस्तों इन्वायरमेंट में 28 प्लस अगर स्कोर करना है तो हर एक सीरीज जो आने वाली सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले क्लासेज को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप लोग आसानी से बेहतर तैयारी कर सकें, अपने सपने को साकार सकें। और इस बार सिलेक्शन आर और पार बिल्कुल लड़ाई लड़ना है, बिल्कुल सिलेक्शन मिलेगा। विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।